क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ष पहले दो बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था। यानी एक वर्ष पहले कितना अनुपात था? 2:3। ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का योग 12 है। यानी 2 वर्ष पहले रेशो कितना था? 2:3। और अब वर्तमान में एज क्या है? एक एक यूनिट, आपके एक एक वर्ष जुड़ जाएगा, तो अब जो सम आएगा वो कितना आया? 12। ठीक है ना। अगर मैं एक वर्ष पहले जो है सम निकालूं तो कितना आएगा? देखिए, दोनों का एक एक वर्ष घट जाएगा, तो जब रेशियो 2 और 3 था तब सम कितना था? 10 वर्ष। ठीक है ना। तब कितना था? क्या नाम है, सम कितना था? 10 वर्ष। ठीक है। और अगर मैं इन्हीं रेशियो वाली संख्या को, यानी 2 को और 3 को, उनकी एज मान लूं, ठीक है ना, तो अब देखिए दोनों का जोड़ करिए, 2 और 3, 5। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट की वैल्यू 10 वर्ष है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट। सॉरी, 2। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 2 दूनी 4। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 दूनी 6 यूनिट। ठीक है ना। हमें वर्तमान आयु पूछी है। वर्तमान आयु क्या रहेगी? 4 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 5। ठीक है। और फिर 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। ठीक है ना। तो कितना आ गया? 5 और 7 क्या आ गई? वर्तमान एज आ गई। ठीक है ना। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इक्वेशन है, ठीक है ना, ये किसके इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड 2 के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा वेयर थीटा इज एक्यूट, यानी 90 डिग्री से कम। तो मैं क्या करता हूँ, कोस थीटा कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने कोस थीटा को क्या किया? कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा? 1/1 माइनस साइन थीटा। ठीक है। -1/1 प्लस साइन थीटा। ठीक है। तो अंदर से अंदर एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 - साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा, यानी कि ये क्या आ जाएगा? 1 - साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये मैंने फॉर्मूला यूज किया है। जब एलसीएम लूंगा तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आएगी? a - b इंटू a + b किसके इक्वल होता है? a² - b², यानी फिर 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने। ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से, 1 - साइन थीटा इंटू 1 + कोस थीटा, सॉरी, 1 + साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है? 1 - साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 + साइन थीटा। ठीक है। माइनस का 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया। ऊपर कितना आया? 2 साइन थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। डिनोमिनेटर में क्या आ गया? कोस स्क्वायर थीटा। अब ये किसके इक्वल दिया हुआ है? ये सारी टर्म दी हुई है 2 के। ठीक है। ये सारी टर्म, यानी ये सारी वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है? 2 के। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल। और मल्टीप्लीकेशन में भी कोस थीटा है, ये वाला मल्टीप्लीकेशन में है। यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में कोस थीटा रहेगा। ठीक है ना। तो एक कोस थीटा के साथ एक कोस थीटा कैंसिल। ठीक है। तो साइन साइन यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा? कोस थीटा के। ठीक है। दोनों साइन और कोस की वैल्यू इक्वल कब होती है? जब थीटा किसके इक्वल हो? 45 के। ठीक है ना। 45 डिग्री पर साइन और कोस दोनों बराबर होते हैं। तो यानी ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर वाले माप वाले 12 टुकड़े काट कर बेचे जाते हैं। मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचा? देखिए, एक टुकड़े की लंबाई कितनी है? 225 सेंटीमीटर। ठीक है। मैं 100 से भाग करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? मीटर में आ गया। तो टोटल कितने टुकड़े हैं? 12। ठीक है। तो करिए क्या, 25 पे काटिए, 25 निमा कितने होते हैं? 225, और 25 चौका 100। फिर 4 पे काटेंगे, 4 तिये 12। तो टोटल कितनी लेंथ आ गई? 27 मीटर आ गई। ठीक है ना। शुरू में जो कपड़े की लंबाई थी वो कितनी थी? 30 मीटर। 30 में से 27 के तो टुकड़े कट गए, तो बचा कितना है? 30 - 7, 27। 3 मीटर बच गया। ठीक है ना। तो 3 मीटर पूछा है कि जो बचा हुआ टुकड़ा है मूल लंबाई का कितना भाग है, यानी कितना भाग शेष बचा। तो 3 मीटर बच गया, कितने का? 30 मीटर का। ठीक है ना। तो काटेंगे तो 1/10 पार्ट आ गया। ठीक है ना। 1/10 हिस्सा क्या है? बच गया। यानी ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, पी जो है क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। यदि पी अकेले किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है तो फिर क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए, पी की एफिशिएंसी अगर मैं, देखिए, पी और क्यू, अगर पी की एफिशिएंसी जो है मैं 10 यूनिट मानता हूं, तो क्यू की क्या आ जाएगी? 30% अधिक, यानी कितनी? 13 आ जाएगी। ठीक है ना। अगर मैं इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे पी और क्यू,
क्याउ की एफिशिएंसी मैंने 100 मान ली, तो पी की क्या आएगी, इससे 30% अधिक यानी 130 आएगी। तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 1013 आ गई, ठीक है ना। तो पी की एफिशिएंसी कितनी आई है, 13 यूनिट, यानी एक यूनिट टाइम में 13 यूनिट काम कर लेता है, ठीक है ना। और क्याउ जो है उसकी एफिशिएंसी 10 है, ठीक है। फिर अगर मैं टाइम देखूं, राइट हैंड साइड में क्या है टाइम, पी जो है काम को 20 दिन में कर लेता है, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब कि जो भी समय दिया हुआ है, जैसे समय अब दिनों में दिया हुआ है तो एक दिन में वो 13 यूनिट काम कर लेता है। पी जो है एक दिन में 13 यूनिट काम करता है, टोटल टाइम जो है 20 दिन। तो काम कितना आ जाएगा, 13 की 20 से गुना कीजिए, 13 दूनी 26 यानी 260 यूनिट काम आ गया। हमसे पूछा है क्या वो काम को कितने दिन में करेगा। देखिए क्याऊ की एफिशिएंसी है एक दिन में 10 यूनिट काम करने की, 260 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से टाइम कितना आएगा, 260/10 यानी 26 दिन आ गए, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात 5:4 है, ये सुंदर है, ठीक है। और ये क्या है, सीमा, ठीक है। इनकी आयु का जो वर्तमान जो रेशियो है वो कितना है, 5:4, ठीक है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है ना। अब देखिए आप दोनों के ही 3-3 साल जुड़ रहे हैं तभी तो रेशियो 11:9 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें 5 से 11, अगर मैं इन रेशियो वाले नंबर को एक्चुअल वैल्यू मानूं तो 5 से 11 होने पे कितने का इंक्रीज हुआ, 6 का। और 4 से 9 होने पे कितने का इंक्रीज हुआ, 5 का, ठीक है ना। देखिए ईयर वाइज तो दोनों के 3-3 साल बढ़ रहे हैं, 3 साल सुंदर के बड़े, 3 साल सीमा के। रिश्तों में डिफरेंस निकाल रहा हूं तो 6 और 5 का आ रहा है। तो इस डिफरेंस को भी इक्वल करने के लिए आप देखिए 5 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1, और 11 और 9 का डिफरेंस कितना है, 2। तो इस 2 को आप 5 और 9 से गुना कर दीजिए, और इस 1 को 11 और 9 से, मतलब 11 और 9 को 1 से गुना करना है, 5 और 4 को 2 से गुना करना है। तो अब रेशियो क्या आएगा, 5 की जगह 10 और 8 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, 11 और 9 को तो 1 से गुना करना है, तो 11 और 9 तो एज इट इज रहेंगे। अब देखिए डिफरेंस कितना है, अब यहाँ पे डिफरेंस 1 है, और 10 से 11 यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। बट एक्चुअल में ये किसके इक्वल है, 1 का डिफरेंस 3 वर्ष के इक्वल दिया हुआ है, क्योंकि दोनों साइड 3-3 वर्ष हुए हैं, ठीक है। दोनों साइड 3-3 वर्ष इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3 वर्ष। हमसे पूछा क्या है, सीमा की वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु मतलब 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष है, तो 8 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 8 × 3 यानी 24 वर्ष। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए एलसीएम ले लेता हूँ राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x/x² - 1, और एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x-1 इंटू x+1, ठीक है। तो a इंटू x+1 प्लस b इंटू x-1। अब ये जो नीचे है x-1 इंटू x+1, ये किसके इक्वल आएगा, x² - 1 के। तो ये दोनों तरफ से कट जाएगा। तो अब x इज इक्वल टू ए को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ax प्लस ए, bx माइनस का b, ठीक है। तो x वाले एक साथ कर लीजिए, ठीक है ना। तो x इंटू ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस ए माइनस का बी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करता हूँ। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1, और राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, ए प्लस बी। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, 1 इक्वल है ए प्लस बी के, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो मैंने 0 मान ली, तो ये किसके आ जाएगा, राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, ए माइनस बी, यानी ए माइनस का बी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिला, ए इज इक्वल टू बी, यानी ए और बी इक्वल है, और दोनों का सम कितना है, 1। तो यानी दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ एंड हाफ हो जाएंगे ना, 1/2 और 1/2 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर है और दोनों का सम क्या है, 1 होता है, ठीक है। यानी जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है 128 का 25/8% एक्स के बराबर है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। का मतलब होता है गुना, तो 128 गुना 25%/8 किसके इक्वल है, एक्स के। तो 8 से काटेंगे, 8 × 8 8×48, यानी 16 का 25% निकालना है हमें, कितना होता है 25% मतलब चौथा हिस्सा, 16 का चौथा हिस्सा कितना होगा, यानी 25% मतलब 1/4, यानी 16 का चौथा हिस्सा आ गया 4, ये एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है
पी और क्यू जो है अलग अलग एक काम को 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो पी जो है कितने दिन में करेगा, 6 दिन में काम करेगा, और क्यू जो है 8 दिन में। वे दोनों आर की मदद से काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर अगर तीनों मिल जाए तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाता है। यदि कुल मजदूरी 3200 रुपए है तो आर को कितनी मजदूरी मिली। देखिए सबसे पहले हम आर की एफिशिएंसी निकालते हैं, क्योंकि काम तो तीनों ने बराबर किया है, मतलब समय के अनुसार देखूं तो तीनों ने, पी ने, क्यू ने और आर ने, तीनों ने 3 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। तो तीनों ने 3 3 दिन काम किया है, ठीक है ना। अब एफिशिएंसी पे निर्भर करेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, ठीक है ना। तो 6 8 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 24, ठीक है। तो 24 क्या आ गया मेरे पास टोटल वर्क। तो पी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, पी क्या है 24 यूनिट काम 6 दिन में करता है, तो एफिशिएंसी आ गई 4। क्या की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 24/8 यानी 3 यूनिट। और तीनों की एफिशिएंसी पी क्या आर की एफिशिएंसी 24/3 यानी 8 यूनिट, ठीक है। और आर की एफिशिएंसी क्या आएगी, देखिए पी क्यू और आर की एफिशिएंसी 8 है, ठीक है। और पी और क्यू की 3 और 4 7 यूनिट है, तो आर की एफिशिएंसी 1 यूनिट आ गई, ठीक है ना। अब तीनों की एफिशिएंसी देखिए, पी क्यू और आर तीनों की एफिशिएंसी है 4 यूनिट काम करेगा, ये 1 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट, और ये आर 1 यूनिट, यानी पी क्यू आर की एफिशिएंसी आएगी 4 3 और 1। अगर तीनों को मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 8 यूनिट आ जाएगा। इसी 8 यूनिट के अकॉर्डिंग क्या है, मुझे पैसे मिले कितने, 3200, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400, ठीक है। तो यानी आर को कितने रुपए मिले, 400 रुपए मिले। क्या की एफिशिएंसी 3 गुना है तो पैसे भी 3 गुना मिलेंगे उसको, कितने, 1200। और क्या को कितने मिलेंगे, 1600, ठीक है ना। तो हमसे पूछा क्या को, सॉरी आर को कितने रुपए मिले, तो आंसर आ गया 400, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई दिस, देखिए तो इसमें क्या करेंगे, इस पूरी ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। तो 5 दिए 15, तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू कितनी आ गई, 15 प्लस, फिर क्या 9 18/2 कितना आ गया, 9, ठीक है। ये क्या है, डिवीजन का सिंबल है, ठीक है। तो अब इस ब्रैकेट के अंदर आप देखिए 18/2 कितना आ जाएगा, 18 के भाग में 2, तो ये आ गया 9 माइनस 5 दिए 15, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो 15 और 9 कितने आ गए, 24, 24/6 कितना आ गया, 6। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं, फ्रैक्शन में है, और हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो नंबर क्या है, 36/225, ठीक है। दूसरा नंबर है क्या है, 48/150, और तीसरा नंबर है 72/50, ठीक है ना। जब भी नंबर फ्रैक्शन में हो और हमें एलसीएम निकालना हो तो याद रखें वो एलसीएम कैसे निकलेगा, जो न्यूमिनेटर में है, ठीक है, उनका एलसीएम निकाल दीजिए, यानी 36 48 और 72 का तो एलसीएम आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, एचसीएफ, एचसीएफ किसका, 225 150 और 85, ठीक है ना। तो पहले मैं एलसीएम निकालता हूँ, देखिए 36 48 और 72 का एलसीएम क्या रहेगा, आप 72 को देखिए, 72 का 2 गुना करूंगा, ठीक है ना, तो क्या आता है 144। 48 का 3 गुना करूंगा, 3 गुना, तब भी 144 आएगा। और 36 का 4 गुना करूंगा, तब भी 144। तो एलसीएम कितना आया, ये आ गया 144, ठीक है। हालांकि ऑप्शन पहले में ही 144 है, तो यही मेरा आंसर आ गया। एचसीएफ निकालना है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एचसीएफ। देखिए 85 भी 5 से भाग हो रहा है, और 150 भी, और 225 यानी 225 भी 5 से भाग हो रहा है। तो यानी तीनों में जो कॉमन है वो क्या है, 5, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है। अगर मैं ऑप्शंस देखूं, यानी डिनोमिनेटर में 15 दिया हुआ है, तो 85 150 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 85 नहीं होगा, ठीक है ना। और अब अगर मैं ऑप्शन सी में देखूं 85, तो 85 जो है 85 का मल्टीपल 150 नहीं होता, ठीक है ना। और 225 देखो, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, 150 85 छोटे हैं इससे, ठीक है ना। तो 3 ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो रहे थे, ठीक है ना। तो एचसीएफ कितना आया, 5, तो 144/5 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक वस्तु को क्रय मूल्य से 23% अधिक मूल्य पर बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य 14,022 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए क्रय मूल्य से 23% अधिक बेचा गया, तो मतलब ये क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा क्रय मूल्य का, मतलब क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, यानी 123% आ जाएगा, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 123%, बट 123% ना दे करके कितना दिया हुआ है, 14,022, ठीक है ना। तो 3 पे काटिए कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3,
3 पे काटिए, 3 चौक 12, 3 6 18, 3 7 21, 3 चौक 12, 41 पे कटेगा। 41 एकम 41, 5 बचा 57, 41 एकम 41, 57 - 41 16, फिर क्या है 4, 164, 41 चौक 164, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 114 रुपए। ठीक है ना। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। 100% क्या था हमारा कॉस्ट प्राइस, तो 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11,400 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है x बाई √128 इक्वल है √162/x²। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा और √128 इंटू, दोनों अंडर रूट है तो एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लेता हूँ, अंडर रूट 162। ठीक है, तो अब देखिए 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 गुना 2। ठीक है, और 162 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 81। ठीक है, तो 64 का अंडर रूट कितना होता है, 8, तो 8 बाहर आ जाएगा। और 2 दूनी 4, 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, 81 का अंडर रूट क्या होता है, 9, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये नंबर कितना आ गया, 9 8 72, 72 दूनी 144। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर कितना दिया हुआ है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर कितना आ गया, 144। ठीक है, हमें तो एक्स निकालना है, तो यहाँ से एक्स क्या आएगा, अंडर रूट 144। तो 144 का अंडर रूट कितना होता है, 12। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या मैंने x मान ली, तो उसका 1/3 और x इसी संख्या का 1/4, यानी दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, इसी संख्या यानी x के वर्गमूल के बराबर है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स बाहर कॉमन लेंगे तो 1/3 माइनस 1/4 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/12 के, यानी 1/12 के, किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट एक्स। ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 12 का स्क्वायर 144, इसके इक्वल आ जाएगा एक्स के। ठीक है ना, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करूंगा तो एक्स आएगा, एक्स से एक्स कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो एक एक्स बचा उसकी वैल्यू क्या आई, 144 राइट हैंड साइड में चला जाएगा 144, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 144। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। देखिए इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो हर साल ब्याज सेम लगेगा। तो मान लीजिए जो शुरू में अमाउंट थी वो 1 यूनिट थी, तो 4 साल में वो क्या हो गई, 2 यूनिट हो गई। ठीक है ना, 1 से 2 होने पे, 1 यूनिट का इंक्रीज होने पे कितना समय लग रहा है, 4 वर्ष। ठीक है ना, जब 1 से 2 हुई, ठीक है ना, तो 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 ही यूनिट आएगा, 1 यूनिट पे 4 वर्ष लग रहे हैं, तो पूछा है 16 गुना होने पे, यानी 1 से कितना हो गया, 16 गुना, 1 से 16 यूनिट हो गया, डिफरेंस कितना आया, 15 यूनिट का। ठीक है ना, तो 15 यूनिट पे कितना समय लगेगा, देखिए 1 यूनिट पे 4 वर्ष, तो 15 पे 15 चौके 60 वर्ष लगेंगे। ठीक है ना, कितने लगेंगे, 60 वर्ष। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपलीफाई दिस, देखिए इसको सिंपलीफाई करना है। अब इस वाली टर्म को जरा ध्यान से देखिए, 3 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, 9, अंडर रूट 8 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 8, दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। अगर स्क्वायर करने पे डिफरेंस 1 आ रहा है तो 1/3 माइनस अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या रहेगी, उसको डायरेक्ट याद रखिए, प्लस साइन चेंज करना है, ये रहेगी। ठीक है ना, तो ये वाली टर्म 3 प्लस अंडर रूट 8 एज इट इज रखेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, इसकी जगह क्या आया है, इसकी जगह यही वैल्यू आ गई, 3 प्लस अंडर रूट 8। और यहाँ पे क्या था, माइनस का था, माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, माइनस का 4 अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 6, और माइनस का 6 करेंगे तो तीनों कट जाएगा, बच क्या गया, एक अंडर रूट 8 और एक अंडर रूट 8, यानी 2 अंडर रूट 8 माइनस 4 अंडर रूट 2। अब 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 2, तो 8 को मैं लिखूंगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये मैंने 8 को 2 अंडर रूट 2 लिखा, माइनस 4 अंडर रूट 2। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या है, 0। ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए जो साइड्स होती हैं घन की वो टोटल कितनी होती हैं, 12। ठीक है, तो मैं घन बना देता हूं पहले। ठीक है, ये घन बन गया। ठीक है ना, अब इसकी साइड्स काउंट करते हैं, तो साइड काउंट करेंगे तो पहले एक साइड की कर लेंगे। एक साइड की करता हूं, 1 2 3 4,
ठीक है, फिर ठीक इसके सामने वाली 5, 6, 7, 8, फिर अब बीच की 9, 10, 11, 12। ठीक है, एक की लेंथ ए मान लेता हूं तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 एक हो जाएगी। ठीक है, इसका ये किसके इक्वल है, 48 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, यानी एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है, यानी वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, यानी 4 का क्यूब। ठीक है ना, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसके विक्रय क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। देखिए, मार्क प्राइस पे मैंने कितने का डिस्काउंट दिया, मैंने डिस्काउंट दिया 22% का। ठीक है ना, 22% का मैंने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देने के बाद मैंने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। ठीक है ना, किसी वस्तु को सेल किया। ठीक है, अब उस वस्तु का कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस भी था, और कॉस्ट प्राइस पे मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, 17%। 17% प्रॉफिट कमाने के बाद मैंने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस 22 यानी डिस्काउंट। ठीक है, परसेंट किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस 70, और ये कितना आ जाएगा, परसेंट। परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना आ गया, मार्क प्राइस 100 - 22 यानी 78 इक्वल आ गया कॉस्ट प्राइस 117 आ जाएगा। ठीक है, तो किस पे कटेगा, 13 निमा 117, 13 6 78, 3 पे काटेंगे 2 आएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो मार्क प्राइस गुना 2, इसके इक्वल आ गया कॉस्ट प्राइस गुना 3। ठीक है, यहाँ से मार्क प्राइस कितना आया, मार्क प्राइस आ गया 3 यूनिट, और कॉस्ट प्राइस कितना आया है, 2 यूनिट। पूछा क्या है, अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से, सॉरी, हाँ, क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, या बोल लीजिए कि कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक होना चाहिए। अब देखिए कितना अधिक है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट अधिक है। क्या अधिक है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से। तो परसेंटेज में निकाल लूं तो एक अधिक है, कंपैरिजन में किसको रखूंगा, कॉस्ट प्राइस को, यानी 2 को, इंटू 100, 1/2 इंटू 100 किसके इक्वल आ गया, 50% के। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन दिए हुए है विच ऑफ द दीज पेयर आर को प्राइम नंबर, यानी को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जिनके बीच सिर्फ एक कॉमन हो। ठीक है, और कोई नंबर कॉमन ना हो। तो ऑप्शन ए देखिए, 11 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या कॉमन है, एक। तो यही मेरा आंसर है। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं बी ऑप्शन में देखूं तो ये 15 जो है 3 पे कटता है। ठीक है ना, और 36 भी 3 पे कट जाता है, तो 3 पे कटेगा तो 36 की जगह 12 3 36, और 15 को 3 पे काटते हैं तो 5। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मतलब बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगर मैं देखूं 24, तो आप देख सकते हो कितना आ गया, 2 पे काटेंगे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 21, फिर 3 पे भी। ठीक है, 3 पे काटूंगा तो 4 आएगा, यहाँ पे 3 पे काटूंगा तो 7। तो यानी 6 पे 24 भाग हो रहा है, और 42 भी 6 पे। ठीक है ना, दोनों में 6 कॉमन है, तो ये भी गलत है। और यहाँ तो दोनों संख्या में कॉमन क्या है, 11 है। ठीक है ना, पहली भी 11 से भाग हो जा रही है, दूसरी भी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो को प्राइम मतलब दोनों में कॉमन क्या है, जस्ट 1। ठीक है, तो ए ऑप्शन मेरा सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है 15,000 की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, अमाउंट कितनी दी हुई है, 15,000। ठीक है, तो पहले साल इस पे ब्याज कितना लगेगा, 8%। तो 15,000 का 8% कितना आ गया, 15,000 का 8% आ गया मेरा 150 को 8 से गुना करूंगा, 15 8 120, यानी 1200 आ गया। ठीक है ना, तो पहले ईयर जो ब्याज लगा वो कितना लगा, 1200। दूसरे साल भी कितना लगेगा, 1200। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले साल तो ब्याज लग गया, ठीक है, 1200। दूसरे साल, पहले साल जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है सेम होता है। दूसरे साल में क्या होगा, 15,000 पे ब्याज लगा 1200, 8%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगता है, तो 1200 पे 8% लगेगा, तो 1200 गुना 8/100, 100 से 100 कट जाएगा, 12 8 96 आ गया। ठीक है ना, तो जो 96 आया है ये मेरा क्या है, सी आई माइनस एस आई है। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस एस आई क्या आ गया, 96, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है cos 18 डिग्री प्लस cos 162 प्लस sin 126 प्लस sin 234 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, cos 18 एज इट इज रहने दीजिए, cos 18 एज इट इज, प्लस cos 162 को मैं लिख सकता हूँ 180
-18 प्लस साइन 126 को लिख सकता हूं 180 -54, ठीक है, प्लस साइन 234 को लिख सकता हूं 180 प्लस 54, राइट। तो कोस 18 को एज इट इज लिखता हूँ, कोस 18 एज इट इज। यहाँ पे 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ 18 दिया हुआ, तो 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो कोस एज इट इज आएगा और एंगल 18। लेकिन 180 माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस 18, ठीक है। अब साइन में देखिए, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पे प्लस आएगा, साइन 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, तो साइन 54 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन 180 प्लस 54 है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया साइन, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, माइनस में रहेगा, साइन 54, ठीक है। तो कोस 18 से कोस 18 कैंसिल, साइन 54 से साइन 54, आंसर क्या है, 0। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई दिस, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट में सोल्व करेंगे, तो 3 भाग में 24 है तो इसको काट देंगे हम, 3 पे काटेंगे तो 3 3 9, 3 8 24, ठीक है। और यहाँ से 7 माइनस 2 5, और 9 माइनस 5 कितना है, 4, ठीक है। तो अब इसको लिखता हूँ 8 भाग, ब्रैकेट है यहाँ कितना है, 4 भाग, फिर ब्रैकेट में 5, फिर भाग, और इसको अंदर सोल्व करूंगा 3 प्लस 3/8, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 8 भाग 4, यहाँ पे भाग 5, ठीक है। 8 ये 24, 24 और 3 27, 27/8 है, भाग को गुना में बदलूंगा तो 8/27 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 40/27 आ गया, ठीक है। अब आगे इसको सोल्व करेंगे, 8 भाग 4, इस भाग को गुना में कन्वर्ट करूंगा तो टर्म बदल जाएगी, 40/27 था तो 27/40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आया, 27/10। तो अब फाइनली क्या लिखेंगे, 8 भाग है तो गुना में कन्वर्ट करने के लिए संख्या बदलेगी, 27/10 कितना आ जाएगा, 10/27। तो अब आंसर क्या आया, 8 और 10 80, 80/27 मेरा आंसर है। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², इसमें ए क्या है, साइड है, ठीक है ना। ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 3750 के सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 6 से काटूंगा मैं, 6 कुछ 36, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे 25 आ गई, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर क्या आ गई, साइड की लेंथ आ गई, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब, साइड का क्यूब, यानी 25 का क्यूब, ठीक है। 25 का क्यूब क्या होता है, 15,625, ठीक है। यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर 513, 1107 और 783। देखिए, एचसीएफ निकालने का सबसे शॉर्टकट क्या हो सकता है कि जिन नंबरों के बीच सबसे कम डिफरेंस हो, डिफरेंस मेथड से निकालिए। जैसे 513 और मैं 783 ले रहा हूं तो इनके बीच का डिफरेंस निकालूंगा पहले, ठीक है। तो 783 में से 513 घटाऊंगा तो 0, 7 और 2, यानी डिफरेंस कितना आ गया, 270। अब 270 तो हमारा एचसीएफ हो नहीं सकता, लेकिन जो भी हमारा एचसीएफ होगा उसका मल्टीपल जरूर 270 होगा, ठीक है। तो 270 ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसका मल्टीपल है, 27 का, 27 को 10 से गुना करूंगा 270 आएगा, तो 27 जो है हमारा क्या आ गया, एचसीएफ, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आप एक एक करके फैक्टर बना के फिर उसमें जो कॉमन होगा इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ। जैसे 513 है, ठीक है। आप इसको 3 पे काटिए, 17 और एक, फिर 3 पे काटिए, 3 पे 15, 3 से 1 की, फिर 3 पे काटिए, तो कितना आ जाएगा, 19 30 57, तो 3 3 9 होती है 27, यानी 27 गुना कितना आ गया, 19, ठीक है। फिर 1107 है, इसको 3 से काटेंगे, ठीक है, 3 3 9, ठीक है, 3 6 18, 3 9 27, फिर 3 पे, 3 1 3 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर 3 पे, 3 चौके 12, 3 1 3, यानी 3 3 9 होती है 27। दूसरा क्या आ गया, दूसरा आ गया 27 गुना 41, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 783, ठीक है ना।
फिर 3 पे काटिए इसको, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 एकम 3, फिर 3 पे काटेंगे, 3 3 अठे 24, 3 सते 21, फिर 3 पे काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 27, यानी 3 3 9 9 27, 27 गुना 29। तीनों में आप देख सकते हो, तीनों में 27 है, तीनों में क्या है, कॉमन 27 है, ठीक है ना। तो 27 मेरा एचसीएफ आ गया। डिफरेंस वाले मेथड से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी निकाल सकते, डायरेक्ट डिफरेंस वाले मेथड से डायरेक्ट निकल जाएगा, और लो मेथड तो आपको बताइए, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों के चालक अनुपात 18 और 12 है, यानी जो स्पीड रेशियो है S1 और S2, ठीक है ना, वो कितना है, 18 और 12 दिया हुआ है, ठीक है। दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकालिए। तो यानी हमें क्या करना है, टाइम का रेशियो निकालना है, यानी T1 और T2 का रेशियो निकालना है, ठीक है। देखिए स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस फ्रॉम टाइम होती है, ठीक है ना। तो जो स्पीड का रेशियो है वो उल्टा होता है टाइम के रेशियो का, ठीक है ना। तो स्पीड का रेशियो हमें गिवन है, तो टाइम का रेशियो T1 और T2 का रेशियो क्या रहेगा, उल्टा हो जाएगा स्पीड का, यानी 18 की जगह 1/18 रेशियो, 12 की जगह 1/12, ठीक है। तो 6 पे काटेंगे, 6 3 18, और यहाँ पे 6 दूनी 12, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2:3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। देखिए साइन 75 को मैं ब्रेक कर लेता हूं, तो साइन 75 को मैं लिखूंगा साइन 45 प्लस 30, ठीक है ना, क्योंकि साइन 45 और साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है। इसी तरह कोस 45 और कोस 30 की भी वैल्यू पता है। तो 45 को मैं ए मान लेता हूँ और 30 को मैं 20, ठीक है, सॉरी बी मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है, तो साइन ए प्लस बी इसके इक्वल है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन ए मतलब साइन 45, तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2 इंटू कोस बी मतलब, कोस बी का मतलब होता है कोस 30 किसके इक्वल होता है, √3/2 के, प्लस कोस ए किसके इक्वल है, कोस ए है 45 के, यानी 1/√2 इंटू साइन बी मतलब साइन 30 यानी ए 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे एलसीएम आया 2/√2, ठीक है। ऊपर क्या है, √3 प्लस का 1, ठीक है। ऑप्शन में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो जब ऊपर √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √6 प्लस 1 की √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, √2 और √2 कितने होते हैं, 2, और 2 की फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में, तो यानी बी ऑप्शन मेरा सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी प्लस सी का रेशियो क्या है, 1:3, सी और ए बी का रेशियो क्या है, 5:7, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी रेशियो सी प्लस ए, ठीक है। देखिए ये दो नंबर का रेशियो कितना दिया हुआ है, यानी ए और बी प्लस सी, ये दो नंबर है, इनका रेशियो है 1:3, ठीक है। अगर मैं जोड़ूं तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ रहा है, 1 और 3 कितना, 4 यूनिट, ठीक है, 4। और यहाँ पे सी और ए प्लस बी को जोड़ूं तो मेरे पास क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी फिर से बन जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 5 और 7 12, ठीक है। यानी ये भी क्या है, क्योंकि रेशियो में है तो 4 का मल्टीपल ही है, ठीक है। तो मैं दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ 4 और 12 का एलसीएम 12 ही आ गया। तो मैं मान के चलता हूँ ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 12 यूनिट है, यानी सम क्या है 12, मैंने मान के चला कि 12 है, ठीक है। तो एक ए क्या है, 1 यूनिट है, और बी प्लस सी क्या है, 3 यूनिट। तो यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू आई है 3, ठीक है। बी प्लस सी बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 9, ठीक है ना। अब इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ, ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए इस वाली टर्म में, ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 7, ए की वैल्यू अगर 3 है तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 4, और सी की वैल्यू कितनी आएगी, 5, यानी ए की वैल्यू 3 आई है, बी की वैल्यू 4 आई है, और सी की वैल्यू कितनी आई है, 5, ठीक है। हमें रेशियो किसका निकालना है, बी का रेशियो निकालना है, बी की वैल्यू कितनी है, 4, रेशियो सी प्लस ए, यानी 3 और 5 कितने हैं, 8, यानी 4:8 मेरा आंसर आ गया। 4 पे काटूंगा तो 1:2, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, रेलगाड़ी पी और क्यू समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती है। ये जो ट्रेन है, दो ट्रेन है, एक पी है और एक क्यू है, ठीक है ना, दोनों एक ही दिशा में चल रही है।
ट्रेन क्याऊ को 60 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। देखिए पार करने में कितना समय ले रहा है, लग रहा है 60 सेकंड। 60 सेकंड में जब पी क्याऊ को पार करती है तो उसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया, उसने कवर किया लेंथ ऑफ क्याऊ को और लेंथ ऑफ पी को। ठीक है ना, दोनों ट्रेन की जो लेंथ थी उसको, दोनों ट्रेनों की लेंथ को कवर करने में कितना समय लगा, इसका मतलब क्या है, 60 सेकंड जो है दोनों की लेंथ को कवर करने में लग रहा है। ठीक है, अब क्या है, ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्याऊ को 40 सेकंड में पार करता है। यानी ट्रेन पी में जो एक व्यक्ति है वो जो क्याऊ वाली ट्रेन को 40 सेकंड में पार करता है, तो इसका मतलब उसने किसकी लेंथ को कवर किया, क्याऊ वाली ट्रेन को। यानी ट्रेन जो क्याऊ है उसकी लेंथ को कवर करने में कितना समय लग रहा है, 40 सेकंड। टोटल समय कितना लगा था, 60 सेकंड। तो पी वाली ट्रेन को कवर करने में कितना समय लगना चाहिए, 60 - 40 यानी 20 सेकंड। अब देखिए जो ट्रेन जितनी लंबी होती है उसको कवर करने में, ठीक है ना, आप क्या करिए प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाइए। ठीक है, एक ट्रेन जितनी लंबी होगी ना वो आपके सामने से गुजरने में उतना ज्यादा समय लेगी। ठीक है ना, तो देखिए जो क्याऊ वाली ट्रेन है वो 40 सेकंड ले रही है और पी वाली जो ट्रेन है वो 20 सेकंड ले रही है। तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ क्याऊ है वो दुगना है किसका, लेंथ ऑफ पी का। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, दोनों की लेंथ का क्या रेशियो है। तो एल आगे मैं रखता हूँ पी को। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी और क्याऊ की लेंथ का क्या दिया हुआ है, मुझे रेशियो निकालना है। तो अगर एल लेंथ ऑफ पी ट्रेन 1 यूनिट है तो क्याऊ वाली ट्रेन क्या है, पी का दुगना है, तो वो 2 आ जाएगी। यानी रेशियो क्या आया, 1:2। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा की विपरीत दिशा यानी अपस्ट्रीम में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। धारा का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम कितना है, ये ज्ञात कीजिए। देखिए एस एम क्या है, स्पीड ऑफ मैन, किसमें, स्टिल वाटर में, वो दी हुई है। ठीक है ना, ये गिवन है, यानी ये क्या है, एस एम। ठीक है, तो ये क्या है, स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन। ठीक है, और एस डब्ल्यू क्या है, एस डब्ल्यू स्पीड ऑफ वाटर बोल लीजिए, या स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम बोल लीजिए। ठीक है ना, एस डब्ल्यू ये हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की मैं बात करूं यानी धारा के विपरीत अगर कोई तैरता है, कोई आदमी तैरता है, तो उसकी जो स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी। देखिए जो आदमी की जो स्पीड रहेगी उसमें से माइनस करना पड़ेगा एस डब्ल्यू को। क्यों, क्योंकि वाटर जो है मैन की स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा, रोकेगा। ठीक है, ये आ गई स्पीड। और टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है, डाउन स्ट्रीम से 3 गुना लग रहा है। मैं मान लेता हूँ डाउन स्ट्रीम में टी टाइम लगता है, तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, 3t। ठीक है ना, अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम, ठीक है, यानी धारा के दिशा में तैरना। तो इसमें जो स्पीड रहेगी, तो मैन की जो स्पीड रहेगी उसमें वाटर की स्पीड और ऐड होगी, क्योंकि वाटर क्या करेगा, जो मैन है, आदमी है, उसको धक्का मारेगा, उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो क्या है, वो है टी। ठीक है, टी मैंने माना था, और जो अपस्ट्रीम में टाइम 3 गुना दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ 3 गुना समय। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर की गई है और अपस्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर की गई है दोनों बराबर है। तो अपस्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस बनेगी, रिलेटिव स्पीड गुना टाइम, यानी 3t इंटू एस एम माइनस एस डब्ल्यू बराबर किसके आ जाएगा, टी इंटू एस एम प्लस एस डब्ल्यू। ठीक है ना, यहां से मैं कंपेयर करूंगा तो एस एम कितना आ जाएगा, देखिए एस एम कितना आएगा, टी से तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 एस एम और 2 एस एम रह जाएगा, यहाँ पे 2 एस एम, और ये 3 एस डब्ल्यू इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4 एस डब्ल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ से एस एम आ गया ट्वाइस ऑफ एस डब्ल्यू। ठीक है, तो यानी जो एस डब्ल्यू है, यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम है, वो वेलोसिटी ऑफ मैन का आधा है। वेलोसिटी ऑफ मैन मेरे को दी हुई है 28/3, तो एस डब्ल्यू कितना आएगा, 28/3 का आधा, यानी 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 14/3 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, 340 मीटर परिमाप वाले एक आयताकार प्लॉट के चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह में 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बागवानी की लागत क्या होगी। देखिए परिमाप जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 340 मीटर। मैं एक आयत बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक आयत बना लिया। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने कुछ भी रखी। ठीक है ना, बस उसका परिमाप 340 आना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि ये लेंथ 100 है, ये कितनी है, 70, और ये कितनी है, 100, ये भी 100 हो जाएगी और ये भी 70।
ठीक है ना। यानी लंबाई मैंने 100 रख ली, चौड़ाई मैंने 70 रख ली, चारों को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 340। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ी पट्टी लगानी है। तो पहले तो मैं यहाँ पे पट्टी लगाता हूँ 1 मीटर चौड़ी। ठीक है। फिर यहाँ पे लगाता हूँ 1 मीटर चौड़ी, फिर यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है ना। चौड़ाई अगर एक है और लंबाई अगर मैं जैसे कि मैंने लंबाई 100 70 रखी है, तो यहाँ पे मैं अगर ऊपर वाले का एरिया निकालूं तो लंबाई कितनी है 100, चौड़ाई कितनी है 70। तो जो लंबाई और चौड़ाई मैंने मानी है यही उनके एरिया आ जाएंगे, क्योंकि चौड़ाई क्या है यूनिट है। तो ऊपर वाले का एरिया कितना आया, एरिया आ जाएगा A1 का 100। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं A2 निकालूं तो कितना एरिया आएगा 70, और नीचे क्या आ जाएगा A3 कितना आ जाएगा फिर से 100। ठीक है ना। ये करना नहीं है, ये माइंड में करना है। A4 कितना आ जाएगा 70। ठीक है। तो एरिया टोटल कितना आ गया 340, जो परिमाप था वही एरिया आ गया। कुछ एरिया और ऐड करना पड़ेगा, कुछ एरिया क्या करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। वो कौन सा एरिया, कॉर्नर वाला एरिया। ठीक है ना। ये 4 कॉर्नर ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है। इन चारों कॉर्नर की लंबाई चौड़ाई कितनी है, देखिए लंबाई 1 है और चौड़ाई भी 1 मीटर है, तो एरिया भी कितना आ जाएगा 1। तो एक कॉर्नर का एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है। तो 4 कॉर्नर का क्या हो जाएगा, 4 और ऐड होगा। तो टोटल एरिया कितना आ गया 344 आ गया, 344 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 10 रुपए है। ठीक है। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, तो कितना आ जाएगा 344 गुना 10, किसके इक्वल आ गया 3440 रुपए। ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है।